तो इससे पहले 2 वीडियोस में हमने सीखा कि सेट्स क्या होते हैं और सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और साथ ही इक्वल सेट्स के बारे में हम सीख चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें और दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो सेट्स तो हमने पढ़ लिए और समझ भी लिए अच्छे से। अब बात करते हैं सबसेट्स की। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले मान लो कि एक स्कूल में इन टोटल 400 स्टूडेंट हैं, क्लास फर्स्ट से क्लास 12th तक के। ठीक है, इसको मैंने एक सेट ए डिफाइन कर लिया। तो हमारा सेट ए कुछ इस तरीके से होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, अब चलो, अब क्लास 11th के बच्चे जो कि 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको भी एक सेट मान लेती हूँ। उसको मैंने डिफाइन कर लिया सेट बी। तो यहाँ पे सेट बी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो देखो, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जब हम दोनों सेट्स हमने डिफाइन किए तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स ही होंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल के, कोई बाहर से स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। साथ ही ना हम किसी टीचर की बात कर रहे हैं, ना किसी अदर स्टाफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो हमने सेट ए डिफाइन किया था, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे स्कूल में जितने भी हैं, दैट मीन्स 400 स्टूडेंट्स। और सेट बी में हमने एक पर्टिकुलर क्लास 11 के स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स की बात की थी हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के, वो उन्हीं 400 बच्चों का भी पार्ट हुए। तो जब भी हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसके एलिमेंट्स हमें पहले से ही किसी सेट में मिले हुए हो, तो वो सेट, जो नया सेट बनेगा, वो पहले वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक सेट हो जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो और उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम निकाल के एक छोटा सेट बनाएं, तो जो नया सेट बना है वो पहले वाले सेट का सबसेट होगा या फिर बड़े वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे बी सबसेट होगा ए का। क्लियर है इतनी चीज? अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की। तो यहां पे देखो, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसका मतलब ये हुआ बी ए का सबसेट तब होगा जब जो एलिमेंट्स बी के हैं, जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, वो किस में मिले हमें? वो सेट ए में भी मिले। ठीक है, अब चलो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सिंबल की हेल्प से, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो सिंबल है वो क्या है। यहाँ पे सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ सबसेट ऑफ को। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इज कंटेन्ड इन। तो इसको हम रीड किस तरीके से करेंगे? इसको हम रीड करेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए या फिर बी इज कंटेन्ड इन ए। दोनों ही तरीके सही हैं और हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी इज कंटेन्ड इन ए इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट बी, दिस इंप्लाइज स्मॉल ए belongs to capital A, that means set A। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? B A का सबसेट तब होगा जब जो एलिमेंट A है, B के सेट में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो A है, वो किस में मिले हमें? वो A सेट में भी मिले। ठीक है, सिंपल था यहाँ तक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि B A का सबसेट नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो जो बेसिकली हमारे पास सिंबल है उसमें हम एक लाइन डाल के दिखा सकते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बी कब सबसेट नहीं होगा ए का।
तो चलो इसको भी हम पहले वाले एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझते हैं। सेट ए तो हमें पता है, हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं सेट बी कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेती हूँ कि वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एंड क्लास टीचर ऑफ 11th क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पार्ट होंगे। दैट मीन्स वो तो जितने भी 40 स्टूडेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स 40 एलिमेंट्स, वो तो हमें इसमें मिलेंगे, सेट ए में मिलेंगे। बट अगर हम क्लास टीचर की बात करें, वो हमें सेट ए में नहीं मिलेगा, वो एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए बी में, मतलब एक सेट बी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट ए में ना हो, या फिर मैं ये कहूं कि अगर मुझे एक सबसेट बी में ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट ए में एग्जिस्ट ना करता हो, तो बी जो है वो सबसेट नहीं होगा सेट ए का। सिंपल है। अब चलो आगे चलते हैं। तो सबसेट्स तो हमने पढ़ लिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसके लिए मैं पहले वाला ही एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ। तो सेट ए में हमें 400 स्टूडेंट्स मिले थे, या मैं ये कहूँ 400 एलिमेंट्स मिले थे। और सेट बी में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स या 40 एलिमेंट्स मिले थे। तो हमें देख के ही पता लग रहा है हमारा सेट ए सेट बी से या सबसेट बी से बड़ा है। तो जो बड़ा सेट हमें मिला है वो उसको हम बोलेंगे सुपर सेट, और जो छोटा सेट हमें मिला है, मतलब जो हम बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट्स यूज करके छोटा सेट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम इजी या फिर आसान शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमें एक बड़ा सेट मिले जिसमें सारे अवेलेबल एलिमेंट्स हो, तो उसको हम सुपर सेट बोलेंगे। और उसी बड़े सेट में से या फिर सुपर सेट में से कुछ एलिमेंट्स हम निकाल के एक अलग सेट या नया सेट बना लें, तो वो होगा छोटा सेट जो हमें मिलेगा, वो होगा हमारा प्रॉपर सबसेट। तो चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हर सेट में हमें, मतलब हर एक सेट में हमें मिलेगा एक एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेट ए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल है, पहले से ही हमने डिफाइन कर लिया था। अब मैं एक नया सेट डिफाइन कर लेती हूँ जिसको मैं सेट सी से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो यहाँ पे सेट सी रिप्रेजेंट करेगा अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th एंड ऑल्सो इन क्लास 12th। मतलब एक ऐसा बच्चा जो क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो सेम टाइम पे और क्लास 12th में भी पढ़ रहा हो। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो क्या ऐसा होगा, कोई बच्चा हमें मिलेगा जो सेम टाइम पे 2 क्लासेस में पढ़ता हो? नहीं। तो ये हमें जो सेट सी है, ये कैसा सेट मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये किसका सबसेट होगा? सेट ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पे इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर सेट में हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो चलो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए तो प्री डिफाइंड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। फिर मैं एक नया सेट डिफाइन कर लेती हूँ। लेट्स से मैंने डिफाइन कर लिया सेट डी। तो सेट डी रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू अपीयर ड्यूरिंग एनुअल एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एग्जाम टाइम फाइनल एग्जाम्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे ही बच्चे प्रेजेंट हों, है ना। तो दैट मीन्स हम 400 स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हमें सेट डी मिलेगा उसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी 400 ही होंगे और सेम होंगे सेट ए के, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और आइडेंटिकल भी होंगे सेट ए से। तो यहाँ पे देखो, सेट डी जो हमें मिला है वो किसका सबसेट है?
है तो सेम एलिमेंट्स, बट किसका सबसेट है? सेट ए का। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि सेट डी तो सेट ए का सबसेट है, वो चीज तो हम समझ गए। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सेट ए भी सेट डी का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, एलिमेंट्स तो सेम हैं, आइडेंटिकल हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जब भी हमारे पास दो ऐसे सेट मिले जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो वो सेट्स कैसे होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। दैट मीन्स A is a subset, sorry, D is a subset of A and A is also a subset of D. ये किस केस में होगा? जब सेट D इक्वल होगा सेट A के। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ ऐसे भी देख सकते हैं, D is contained या फिर D is a subset of A and A is also a subset of D if and only if set D is equals to set A। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी? तो इसको हम पावर सेट में यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें किसी एक सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने होंगे तो यहाँ ये दोनों भी काम आएंगे। तो चलो अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की। ये तो हम नाम से ही गैस कर सकते हैं, सिंगल मतलब एक अकेला। अब हम सेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले। तो चलो अब हम बात करते हैं, एक नया सेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने सेट ई ले लिया, तो यहाँ पे मुझे सेट ई मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि वो मुझे रिप्रेजेंट करे क्लास 11th में जो टॉपर है। ठीक है, अब टॉपर तो एक ही पर्सन होगा, एक ही स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट क्या मिलेगा? सिंगल एलिमेंट मिलेगा इस सेट में। तो यहाँ पे ये कैसा सेट हो गया? सेट ई जो है हमारा सिंगलटन सेट होगा। तो इसी तरीके से जब भी हमें एक ऐसा सेट मिले जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले, उनको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।